हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथूरी आप सबको वेलकम कर रहा हूँ हमारे यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे और आशा कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों, जैसे हमने अभी पिछली क्लास में ब्लड रिलेशन चैप्टर्स का एक ओवरव्यू लिया था, कुछ टाइप हमने समझी थी किस टाइप के सवाल आते हैं और उनके कुछ क्वेश्चन हमने ट्राई भी करे थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, सीजीएल, सीएचएसएल एंड सो ऑन। तो आज इस पार्ट 2 में हम उन क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे। कोडेड रिलेशंस वाला पार्ट हमारा उस दिन रह गया था, है ना, ट्राई करना। तो आज हम वो ट्राई करेंगे और अभी मैंने आपको पहले कहा था एक दो क्लासेस में हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन टॉपिक से देखने को मिलेंगे और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 4-5 से भी ज्यादा चैप्टर्स के प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर मैं खाली उसकी बात करूं, प्रैक्टिस सेशंस की, तो हम पूरा सीजीएल का पेपर जो कि 2021 वाला था वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अच्छे से कनेक्टेड रह सकते हो। अगेन आप अपनी पूरी प्रैक्टिस यहाँ पे, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ने का हमारे साथ प्लान आउट कर सकते हो। ठीक है, जो भी बच्चे यहाँ पे नए जुड़े हैं तो आप मेरा यहाँ पे प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हो। जस्ट इन केस आप अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके फटाफट से फॉलो कर सकते हो। सारी अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, पीडीएफ्स आपको वहां पे देखने को मिलती है। तो फटाफट से जो नहीं पहुंचा वो पहुंच जाए। ठीक है, क्वेश्चंस में 6th क्वेश्चन उस दिन हमारा रह गया था, 7th क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। तो फटाफट से इसको एक बार डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। एंड कुछ भी डाउट क्वेरी होगा तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताते रहना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है मेरे बच्चे। एक तो कोड्स गिवन होते हैं, प्लस का मतलब यहाँ पे सिस्टर है, ए बी की सिस्टर है, तो ये हमको ध्यान रखना होता है। और हमको पूछा क्या गया है कि v प्लस एस, जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करने का यहाँ पे सोचूं तो एक बार मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे हमको इसको दो दो बार लिखने की जरूरत पेपर में बिल्कुल भी नहीं है, हम डायरेक्ट इसको शुरू करेंगे। तो एक तो इसमें पूछा गया, क्या गया है वो चेक कर लेना। हाउ इज ए रिलेटेड टू एस, आर से एस का क्या रिलेशन है ये हमको देखना है। जो यहाँ पे रिलेशन है वो फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन सब में ऐसी है। ए के बारे में पहले बताया गया। ठीक है, तो अब इसमें दो तीन तरीके होते हैं करने के, मैं आपको सारे बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसे यूज कर सकते हो। v प्लस एस का मतलब क्या है, v इज द सिस्टर ऑफ s, तो आप ऐसे शुरू करोगे। ठीक है, फिर s इंटू क्यू, s इंटू क्यू, s इज द मदर ऑफ q, तो s माता है। प्लीज q को फीमेल डायरेक्टली मत लेना। ठीक है, q माइनस p, क्योंकि मदर तो बेटे की भी हो सकती है ना अपने। तो q इज द ब्रदर ऑफ p, q माइनस p से हमको ये दिखाई दिया। p डिवाइड t से, p इज द फादर ऑफ t, एक बार ये चेक कर लो। t प्लस r, t प्लस r से हमें क्या पता लगता है, t इज द सिस्टर ऑफ r। अब क्योंकि r का रिलेशन पूछा हुआ है इससे, तो r इंटू यू भी हमें देखना पड़ेगा। r इज द मदर ऑफ u। ठीक है, अब हमको पूछा गया था r का क्या रिलेशन है s से, तो s का बेटा है q और उसका भाई है p, तो मैं ये भी कह सकता हूँ s का बेटा है p और p के दो बच्चे हैं t और r, तो यानी r उनकी डॉटर ही हुई, p की डॉटर हुई। तो s जो एक लड़की है उसके बेटे की बेटी यानी उसकी पोती होगी, तो ग्रैंड डॉटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उनके बेटे की बेटी। तो दो रिलेशन यहाँ पे आए, दो का गैप आया और इससे आप इसे आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब एक अप्रोच तो ये हो गई। अब दूसरी अप्रोच हम उसको कई जगह कैसे अप्लाई कर सकते हैं मेरे बच्चे, कि जैसे हमें हाउ इज आर रिलेटेड टू एस पूछा था, आर का रिलेशन पूछा एस से, तो पहले आर का जेंडर पता होना जरूरी है। तो आर इंटू यू चेक किया तो आर मदर है, फीमेल है। तो पहले ऑप्शन में चेक करो कि कोई मेल करेक्टर तो नहीं गिवन, क्योंकि आर का रिलेशन पूछा है इससे तो कोई फीमेल ही होगा। तो पहला ऑप्शन ग्रैंडसन है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अगले में बेटी, ग्रैंड डॉटर, मैटरनल ग्रैंड मदर है, तो ये तीनों हो सकते हैं। तो हम इसको अभी इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अब उसके बाद बात आती है जनरेशन चेक करने की, कि v प्लस एस, जब v से s में जाएंगे तो सिस्टर है, तो जनरेशन जो है चेंज नहीं हुई, जीरो रही, सेम ही जनरेशन की बात हुई। s इंटू क्यू, s इज द मदर ऑफ q, तो अब मैं s से q जा रहा हूं तो एक जनरेशन आगे चला गया, है ना, नेक्स्ट जनरेशन में चला गया, तो आप +1 लिख सकते हो। q माइनस p, q इज द ब्रदर ऑफ p, अगेन ये सेम जनरेशन में है तो जीरो ही रहेगा। ठीक है,
P डिवाइड T, P इज द फादर ऑफ T। अगर अब P फादर है, T उसका बेटा है, तो एक जनरेशन और आगे चला गया, ठीक है। T प्लस R, T इज द सिस्टर ऑफ R, तो 0। अब V से लेकर R तक जाने में आप चेक करो जरा, 1 प्लस 1 2 जनरेशन का डिफरेंस आ गया टोटल, और वो भी +2 का, यानी V से R में जाने के लिए 2 जनरेशन आगे जाना पड़ेगा। क्या ये ठीक है। और अगर हमको पेपर में S से पूछा गया तो S से चेक करोगे, वो भी 2 ही आएगा। तो S का R से जाने तक 2 रिलेशन आगे जाना है, यानी S जो है वो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर होगा। बट R से हमें पूछा, R का पूछा, R फीमेल हमें पता है, तो ग्रैंड और फीमेल हमको पता है, तो ग्रैंड डॉटर होगी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि हमें प्लस में जाना है, माइनस में नहीं जाना। प्लस हम अगली जो कमिंग जनरेशन है उसके लिए यूज करते हैं, तो आप उस वजह से मार्क कर सकते हो, सही कर सकते हो। तो ये स्टेप नंबर 1 भी आप फॉलो कर सकते हो, स्टेप नंबर 2 मतलब टाइप 1 और टाइप 2, ये आपकी मर्जी है। मैंने दोनों यहाँ पे समझा दिए। जनरेशंस से भी निकाल सकते हो। अब क्या सर परफेक्ट तरीका कौन सा, देखो तो एसएससी एग्जामिनर कई बार जनरेशन में भी परेशान कर सकता है, कई बार चार्ट में भी लेंदी सवाल आ सकता है। हाँ, इसमें लेंदी सवाल आएगा, कभी नामुमकिन वाली या सिचुएशन ऐसे नहीं आएगी कि आप ऑप्शन में फंसो, ठीक है। इसमें आपको वो सिचुएशन देखने को मिल सकती है, तो लिमिटेशन तो है, बट चार्ट का आपको यूज पता होना चाहिए, तभी दूसरी चीज आप जल्दी से आसानी से बढ़िया तरीके से कर पाओगे, ठीक है ना। तो वो उतनी ही शायद जरूरी बन जाती है। सवाल नंबर 7th में क्या कह रहा है, एक हमको रिलेशन पूछा हुआ है, जहां पे ये पूछा गया हाउ इज Q रिलेटेड टू W, ठीक है। Q और W का रिलेशन पूछा है, तो फटाफट से इसको बनाते हैं। T इज द सिस्टर ऑफ D, ठीक है। D इज मैरिड टू P, तो T D की सिस्टर है। D इज मैरिड टू P, P इज द सन ऑफ M, तो ये अगर सन है तो ये फीमेल हो जाएगी। P बेटा है M का, तो M का भी जेंडर हमको नहीं पता, मेल है या फीमेल है अभी तक, ठीक है। पर यहाँ पे आगे ही मुझे एक गैप के बाद एक लाइन दिख जाती है, M इज द वाइफ ऑफ W, तो M जो है वो W की वाइफ है, ठीक है। और M अगर W की वाइफ है, ठीक है, तो W उनका हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है ना। हमने पिछली क्लास में, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, नेगेटिव हम यूज कर रहे हैं फीमेल करेक्टर के लिए, प्लस हम यूज कर रहे हैं मेल करेक्टर के लिए, और कोई भी कपल रिलेशन आ रहा है तो डबल एरोस बनाएंगे, ठीक है। ठीक है जी। अब हमको देखो हाउ इज Q रिलेटेड टू W पूछा है, W तो मिल गया, अब Q बनाना है। Q इज द सन ऑफ D, तो Q इज द सन ऑफ D। अब ना मुझे अभी Y बनाने की जरूरत यहाँ पे लगी है, ठीक है। ना मेरे को ये सिचुएशन लगी है कि किसका क्या सिचुएशन होगा। मेरे ख्याल से ये आराम से यहाँ पे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हाउ इज Q रिलेटेड टू W पूछा है, तो अगेन W के बेटे का बेटा, यानी उनका ग्रैंडसन होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया, है ना। उनका पोता होगा, ग्रैंडसन होगा। इससे आप मार्क कर सकते हो। देखो ना यहाँ पे W की जरूरत, Y की जरूरत पड़ी, ना U की जरूरत पड़ी, ना J की जरूरत पड़ी। तो अगेन ये कैसे हो पाया? क्योंकि मैंने ये चेक किया कि अगर M आ रहा था तो ये आगे एक बार मैं सेंटेंस भी पूरा पढ़ लूं। अगर आप उन्हें बनाने का कोशिश करना चाहते हो, आप चेक करना चाहते हो कि सर अगर पूरा बनता तो क्या बनता, क्योंकि और चीज भी तो पूछ सकता है। तो कह रहा है वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, ठीक है। सारे कपल्स पूरे हो चुके हैं, वैसे एक ही कपल बचा है। यू इज द डॉटर ऑफ टी, ठीक है, ये ऐसे होगा। टी इज द मदर ऑफ जे। अब टी इज द मदर ऑफ जे अगर हमको पुट इन करना है, तो टी मदर हो गई जे की भी, तो जे भैया भी यहाँ पे आ गए। और वाई इज द फादर ऑफ यू। अब यू का हमको फादर भी पता है, अब मदर भी पता है, फादर भी पता है, तो वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, तो ये भी पूरा हमारा डायग्राम बन गया। ऑल्दो इस जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसकी हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है ना, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हो बेझिझक होकर, ठीक है ना। प्लीज मेक श्योर करना, प्रैक्टिस ऐसे करना कि कई बार आप स्किप कर करके जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ना सीखो, वो बहुत जरूरी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है
कि मयंक इज द सन ऑफ छाया, छाया एंड दीपा आर सिस्टर्स, चलो ठीक है। हाउ इज मयंक रिलेटेड टू नमन, ठीक है। तो मयंक जो है छाया का बेटा है, तो अगर मैं सबसे पहले पेन चेंज करें, ठीक है। तो छाया अगर यहाँ पे आएगी तो मयंक इनका बेटा हो जाएगा। छाया और दीपा दोनों सिस्टर्स हो गई, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। गायत्री इज द मदर ऑफ दीपा, तो जी यहाँ पे हो जाएगा। इफ नमन इज द सन ऑफ गायत्री, नमन इनका सन हो गया, है ना, क्योंकि गायत्री का बेटा है, सी और डी का भाई होगा। अब मयंक इनका क्या लगा, मयंक की बहन, एक ही जनरेशन में है ना, एक ही जनरेशन में तो भाई बहन होते हैं, ऊपर पेरेंट्स होते हैं, नीचे या तो उनके बच्चे या उनके भाई बहन के बच्चे होते हैं। तो एन की बहन का बेटा, है ना, बहन के बेटे को हम क्या कहते हैं, नेफ्यू। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा बिना किसी टेंशन के, ठीक है। और सिंपली आपको इसी को यहाँ पे बताना था, इससे ज्यादा कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अगेन आप देख सकते हो इस टाइप के कितने ही सवाल है ना पेपर में आते हैं, हर शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन, एक इस टाइप का एक कोडिंग वाला आता ही है, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर पाओ, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, सोना इज सिस्टर ऑफ रमेश, तो सोना इज सिस्टर ऑफ रमेश, तो ऐसे हो जाएगा। एंड डॉटर ऑफ मोहित, तो एंड जो है अब मतलब ये यूज किया जा रहा है सोना के लिए, सोना जो कि रमेश की बहन है और मोहित की बेटी है, ठीक है। तो ऐसे हो गया। रामा इज वाइफ ऑफ वोटी, रामा इज वाइफ ऑफ मोहित, है ना, मैंने मिक्स कर दिया शायद नाम। तो रामा अगर वाइफ है मोहित का, तो ये ऐसे सिचुएशन बन जाएगा, है ना, और मोहित का बेटा हमें गिवन ही था। सोना सिस्टर ऑफ रमेश, ये भी गिवन था। तो अभी बस प्रभात जी रह गए, है ना। रामा इज वाइफ ऑफ मोहित एंड मदर ऑफ प्रभात, तो इनका भाई बंधु में ही प्रभात भी आ गया। हाउ इज रमेश रिलेटेड, तो अब देखो ये एक ही जेंडर में आ रहे हैं, तो फादर नहीं हो सकता, सन नहीं हो सकता, कजन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स एक ही है, तो ब्रदर ही होगा। ऑल्दो जेंडर का यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं गिवन था, ठीक है, क्योंकि रमेश वैसे लड़कियों का भी नाम हो सकता है, बट क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी से हमारा आंसर आ जाएगा ब्रदर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चले आगे, चलिए सवाल नंबर 10th। 10th में क्या कह रहा है कि मंजू ने सुषमा का परिचय अपने दोस्तों से करवाते हुए क्या कहा, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा, मैंने कल भी आपको कहा था कि जब भी लॉ की बात आती है हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप चार्ट का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अब सुषमा के फादर का ओनली सन, अगर मैं ओरली करने का सोचूं, ठीक है, वो हम रेड पेन से करते हैं और फिर मैं आपको चार्ट से भी बताऊंगा, ठीक है। सुषमा के फादर, जो भी वो पर्सन था उसके फादर का ओनली सन, क्योंकि सुषमा एक फीमेल नेम है, तो उनका ओनली सन उसका भाई हो गया। उसकी वाइफ, उसके भाई की वाइफ यानी उनकी भाभी, है ना, मेरी मदर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ है। हाउ इज मंजू हस्बैंड रिलेटेड टू सुषमा, तो मंजू का जो हस्बैंड होगा वो सुषमा से कैसे रिलेशन में आएगा। अब सुषमा की भाभी जी अगर मदर इन लॉ आ रही है, तो वो मेरी भी कहीं ना कहीं आंट से रिलेट करेंगी, है ना। और आंट से रिलेट करेंगी तो मैं उनका नेफ्यू कहीं ना कहीं बनूंगा। तो सही आंसर हमारा सी, क्योंकि वो सिंपली हमारा डायरेक्ट रिलेशन आके इनडायरेक्टली आ रहा है ना, तो हम इसको नेफ्यू मार्क कर सकते हैं। अब रही बात कि अगर हमें चार्ट से करना है, तो बिल्कुल आप उसको बना के देख सकते हो, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा, मैं अभी आपके लिए बना देता हूँ कि मंजू ने क्या कहा सुषमा को, कि ये सुषमा अगर है, ठीक है, सुषमा's फादर्स ओनली सन, ठीक है, यानी ये हो गया सुषमा कि ये फादर थे, ये उनका ओनली सन, ठीक है, ठीक है। वाइफ, इनकी ओनली सन्स वाइफ हो गई, ये मेरी मदर इन लॉ है। अगर ये मेरी मदर इन लॉ होंगी, मतलब ये जो हस्बैंड वाइफ है, इनकी जो है ना वो है बेटा या बेटी, वो मंजू से मैरिड है। अब मंजू का रिलेशन इन्होंने कैसे बताया कि मंजूज हस्बैंड पूछा है, तो मंजू का हस्बैंड यानी मंजू फीमेल है, तो उनका हस्बैंड कैसे रिलेशन में होगा, ऐसे हो गया।
अब सुषमा यहाँ पे है, मंजू का हस्बैंड यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इनके हस्बैंड के फादर ये पर्सन था और उनकी बहन है सुषमा। तो यही बात कही थी कि उनकी आंट हो जाएगी, आंटी हो जाएगी उसके पापा की बहन, और उसके लिए मंजू का हस्बैंड क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, ठीक है ना। और मंजू का अगर पूछा जाता तो अकॉर्डिंगली हम वो इन लॉ में ऑप्शन देता है या कई बार ऐसे ही दे देता है, तो वो हमें चेक करना पड़ता है क्योंकि इन लॉज का वो डिफाइंड थोड़ा सा ना अपने हिसाब से ही करता है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड एरोज से आप बनाओगे तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। एंड अगेन इन लॉज का जब भी सवाल आए प्लीज घर पे प्रैक्टिस कर लेना। मैंने बहुत बच्चों को गलतियां करते इसमें देखा है क्योंकि आप यूज टू नहीं होते हो। एक बार पूरा चार्ट बना के उसमें अच्छे से चेकआउट करके देखना, ठीक है, छोड़ना नहीं है, होमवर्क के तौर पे ही मान लो करके देखना, ठीक है ना। चलो जी, अमित इज ब्रदर ऑफ सोनिया, हमको सबसे पहले निकालना क्या है, हाउ इज सतीश रिलेटेड टू कविंदर, ठीक है। तो सतीश और कविंदर में रिलेशन निकालना है। अमित इज ब्रदर ऑफ सोनिया, तो अमित इज ब्रदर ऑफ सोनिया, ठीक है। ज्योति सिस्टर ऑफ निकिता, अच्छा चलो कोई बात नहीं। सोनिया इज द डॉटर ऑफ सतीश फादर, सतीश के फादर जो भी पर्सन है उनकी डॉटर सोनिया है, यानी ये सारे भाई बहन ही होंगे ना, क्योंकि सतीश के फादर और उनकी डॉटर सोनिया है, तो यानी वो सबके फादर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ज्योति सिस्टर ऑफ निकिता, अभी तक हमको निकिता का नहीं पता चला है, बट यहाँ पे कह रहा है निकिता, या चलो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ज्योति इज द मदर ऑफ अमित, क्योंकि ये लाइन हमारी हेल्प कर देगी। तो इसकी जिनसे भी शादी हुई हुई है उनका नाम है ज्योति, ठीक है। तो ज्योति इज द मदर ऑफ, यहाँ पे अमित था, तो ये रिलेशन भी हमारा वेल डिफाइंड हो गया। अभी सतीश और कविंदर जी रह गए हैं, नहीं तो हमारा सवाल हो जाता, ठीक है। अभी कविंदर के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि मुकेश इज निकिता's ओनली सिस्टर्स हस्बैंड। अब निकिता की ओनली सिस्टर का हस्बैंड मुकेश है, चलो, और निकिता कविंदर की डॉटर है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि कविंदर का एक डायग्राम अलग से बना ले, ठीक है, कि कविंदर की डॉटर है निकिता, ठीक है। अब निकिता की ओनली कोई सिस्टर हो, ठीक है, और उनका हस्बैंड मुकेश होगा, है ना। चलो ठीक है, तो मुकेश भैया को हमें रिलेट करना पड़ेगा एक अलग सिचुएशन से, ठीक है। चलो ऐसे बना देते हैं कि मेरे ख्याल से मुझे पता लग गया, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप में कैसे देखेंगे, है ना। तो हम इसको अब इसको यहाँ पे वापस पिक कर लेंगे इतनी बात से ही कि निकिता जो है, ठीक है, वो ज्योति की बहन है, ठीक है। शायद ये कीवर्ड हमें साथ में ही ले लेना चाहिए था, क्यों, क्योंकि अगर ज्योति की बहन यहाँ पे निकिता है, ठीक है, तो अगर मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्योति इज द सिस्टर ऑफ निकिता, निकिता's ओनली सिस्टर, निकिता की ओनली सिस्टर कौन है, ज्योति का हस्बैंड मुकेश है, तो मुकेश भैया तो यहाँ पे आ गए, तो ये चीज सॉर्ट आउट हो जाती है। और निकिता जो है वो कविंदर की डॉटर है, तो मेरे बच्चे ये भी क्लियर हो गए कि कविंदर के ये निकिता और ज्योति दोनों बच्चे आ रहे हैं, तो ये जो पिकअप लाइन थी वो यहाँ पे आके इधर ड्रॉप हो जाती। अब सतीश कैसे रिलेटेड होगा, कविंदर की बेटी है ज्योति, है ना, कविंदर की बेटी है ज्योति, और ज्योति का यहाँ पे सन आ रहा है सतीश, ठीक है। तो वो उसका, क्योंकि फीमेल साइड से वैसे हम नाती से रिलेट करेंगे, तो ग्रैंड सन होगा, क्योंकि मदर साइड से कनेक्टेड है। तो कविंदर की बेटी निकिता, जहां से हमें पता चला निकिता की बहन है ज्योति, ज्योति का बेटा है सतीश, और मुकेश वाली लाइन मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई काम की नहीं थी, वो इन्होंने ऐसे ही दी हुई है, क्योंकि मुकेश जी का तो कोई रोल आया ही नहीं ना, तो इसका कुछ काम ही नहीं था। इतने में ही हमारा बन जाता अगर हम ये लाइन का भी पहले से ही पुट इन कर लेते इसी इसी डायग्राम में, ठीक है। तो हाँ, कई बार ऐसे ऊपर नीचे स्टेटमेंट्स वो देगा और हमें उसे पिक करने का कैपेसिटी बनानी है, यही तो सारा खेल है ना। तो इससे ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12th CHSL का ये क्वेश्चन पिछला शायद CGL का था,
एंड आई होप आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक करिए। टफ क्वेश्चन आप लोग कह रहे थे, तो इसमें मैंने लेंदी और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस चूज करे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी। अब मैं बी से क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो हमको गिवन है कि बी की कोई सिस्टर नहीं है, ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है। तो हम चाहे वैसे भी बना सकते हैं, बट डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी से थोड़ा सा हमको ये हेल्प मिल जाता है कि डी इज द ब्रदर ऑफ बी और ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, तो ए और डी मैरिड होंगे, है ना, कि ये सिचुएशन यहां से होगा। अब बी इज अनमैरिड, तो बी अनमैरिड है, बी की कोई सिस्टर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस इनका जो फैमिली है वो इतना ही रह जाता है, ठीक है, इतना ही पोजीशन में रह जाता है। एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ डी, यानी एफ जो है वो ए के फादर होंगे। अगर डी के ससुर जी लग रहे हैं, यानी डी की जिसकी शादी हुई है उसके फादर एफ होंगे। के इज द वाइफ ऑफ एफ, तो के यहाँ पे वाइफ हो गई एफ की, यानी ये इसकी मदर इन लॉ है। हाउ इज के रिलेटेड टू ए, हमें के और ए का रिलेशन पूछा है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही आ रहा है ना, कपल से पहले का रिलेशन ही आ रहा है। तो के जो है वो मदर होंगी, तो आपको अरे नहीं, ए नहीं मार्क करना, क्योंकि ये में तो मदर इन लॉ है ना, इसको कट करे, उन्होंने जान के ए रखा है, ठीक है ना, कि यही गलती हो। मदर मार्क करना है, हमने मार्क करने से पहले ही देख लिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज माँ, कि के की माँ ए बन रही है। आप सिंपली इसको ऐसे पुट इन कर सकते थे। अभी कुछ बच्चों को ये रहता है कि सर क्या हम पीछे से शुरू करें तो जल्दी आ पा रहा है। यार देखो, ये प्रैक्टिस की बात है, आप सीधा पीछे से शुरू करते हो कि के इज द वाइफ ऑफ एफ, ठीक है, एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ डी, तो ये एक कपल आया, इसकी किसी से शादी होगी जो डी से मैरिड है, ठीक है। अब डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी और ए उसकी वाइफ आ रही है, सिस्टर इन लॉ आ रही है, तो ये आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे, है ना, तो वो टाइम सेम ही लगता है, वो इवेंचुअली आप उसको सही कर पाओगे। कोई ऐसे घबराने वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, ठीक है ना। खुद पे भरोसा रखना है, बाकी तो सब हो जाएगा। 13th में हमको क्या रिलेशन निकालना है, के प्लस यू माइनस टी इंटू आर डिवाइड एम, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। हाउ इज के रिलेटेड टू एम, तो पहले जेंडर चेक कर लेते हैं। वैसे सारे फीमेल गिवन है तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। सिस्टर और वाइफ एक ही जनरेशन में है, तो जनरेशन गैप देखने से भी फायदा नहीं होगा। मदर और ग्रैंड मदर का अलग है, बट सिस्टर और वाइफ एक ही जनरेशन में आती है, तो आप इसका चार्ट ही बना लोगे तो बेटर होगा। अब वो समझ में आया ना मैं क्यों कह रहा था कि दोनों चीजों का ध्यान रखना। के प्लस यू, तो के इज मदर ऑफ यू, ये आ गया। u माइनस टी, u इज द सिस्टर ऑफ टी, t इंटू आर, टी इज द सन ऑफ आर। अब ये मदर थी, ये इसका सन है, तो ये हस्बैंड वाइफ यहाँ पे हो गए। r डिवाइड m, r इज द फादर ऑफ m, ठीक है। हाउ इज k रिलेटेड टू m, तो k m के लिए क्या लगेगी, m का चाहे जेंडर कुछ भी हो, पर k उसके लिए मम्मी ही लगेंगी, माँ ही लगेगी, तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज मदर, ठीक है, या माता जी, ठीक है, हो जाएगा। अब तो ये इजी लग रहा होगा कंपैरेटिवली क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, देयर इज अ फैमिली ऑफ 5 फ्रेंड्स के एल एम एन ओ। चलो जी, 5 है ना लोगों का एक ये परिवार है। एक मैरिड कपल है, ओ अनमैरिड है एंड ब्रदर ऑफ के है। चलो ओ अनमैरिड है, ठीक है, अरे जेंडर नहीं है, मैंने फीमेल ऐसे ही ले लिया, है ना, इसको रब कर देते हैं। वो अनमैरिड है, ठीक है, एंड इज द ब्रदर ऑफ के, ऐसे हो गया। वो अनमैरिड एंड ब्रदर ऑफ के है। एम इज द ओनली मैरिड फीमेल, ठीक है, तो एम मैरिड फीमेल आएगी, तो उसको हमें रिलेशन में देखना है। एन एल ओ आर द ओनली मेल्स इन द ग्रुप, ठीक है। एन इज द सिस्टर ऑफ ओ, तो एन इज द सिस्टर ऑफ ओ आ गया, एक तो ये आ गया। एम इज द ओनली मैरिड फीमेल एंड मदर ऑफ एन, तो बस बात ही खत्म हो गई। एम इज द ओनली मैरिड फीमेल आ गया, तो ये ऐसे हो गया, और ये रिलेशन भी यहीं से बनेगा, क्योंकि नहीं तो पेरेंट्स कंप्लीट कैसे होंगे, ठीक है। एन एल और ओ, उसने क्या कहा था, ये हमारे क्या होंगे, ओनली मेल्स होंगे, तो एन एल और ओ ये हमारे मेल्स आ जाएंगे, एक बार चेक कर लो, ठीक है। बट ये क्या यहाँ पे दो अलग बातें नहीं हो गई कि एन एल ओ
मेल है और एन इज द सिस्टर ऑफ ओ, ये तो मेरे ख्याल से दो कॉन्फ्लिक्टिंग बातें हो गई। एक बार हिंदी का भी पढ़ लेते हैं ना। एन ओ की बहन है, अच्छा ठीक है। और हमें बताना क्या, फादर ऑफ के। वैसे तो मुझे आंसर पता लग गया, फादर ऑफ के इन सब से फर्क ही नहीं पड़ता कि एल है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, केवल एल और ओ पुरुष। अच्छा अच्छा, तो फिर ये यहाँ पे ना मिसप्रिंट है, एन। एल और ओ यहाँ पे अगर पुरुष है तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। तो सवाल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाटा मिसप्रिंट है, कुछ है ना। तो ये हमारा, ये भी क्या होगा, फीमेल हो जाएगा। और उसका फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि के का जेंडर कुछ भी हो, हमको तो ये पूछा था ना कि फादर ऑफ के कौन है, के पिताजी कौन है। के की मदर एम आ रही है और उनके हस्बैंड एल आ रहे हैं, तो हमारा आंसर तो वैसे वहीं से ही बन गया था। हमारा वो मैटर ही नहीं करता कि कौन से जेंडर पे क्या चीज सेटिस्फाई करनी है बच्चों में, क्योंकि पेरेंट्स से बताना था और उसी से हमारा आंसर आ पा रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 15। 15 सवाल में क्या कहना चाह रहा है मेरे बच्चे, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ ए गर्ल, आकांक्षा ने क्या कहा। एक आकांक्षा की तरफ देखते हुए राजीव ने क्या कहा, हर डॉटर्स फादर, उसकी बेटी के फादर यानी आकांक्षा की हस्बैंड, वाइफ यानी आकांक्षा खुद की मदर, आकांक्षा की जो मदर है वो कौन है। क्या इतना समझ में आया? अभी मैं ओरली वाला तरीका बता रहा हूं, फिर बाद वाला करेंगे, ठीक है। तो इतना जब मैंने तोड़ा तो उससे क्या समझ में आया कि आकांक्षा की बेटी के फादर यानी आकांक्षा के हस्बैंड की वाइफ यानी आकांक्षा खुद की मदर, ठीक है, वो कौन है, माय वाइफ, मेरी जो वाइफ है उसकी डॉटर की मदर, है ना। मेरी जो वाइफ है उसकी डॉटर, मतलब मेरी बेटी की मदर यानी मेरी वाइफ की मदर इन लॉ यानी मेरी मम्मी है। क्या ये बात समझ में आती है आपको? यानी आकांक्षा की जो मदर है वो राजीव कह रहा है मेरी भी मदर है, तो आपस में ये दोनों क्या भाई बहन होंगे। और हमको पूछा राजीव आकांक्षा से क्या रिलेशन हुआ, तो भाई का रिलेशन हुआ। और ये आंसर देखो कितना इजीली हो गया अगर हम इसको ब्रेक कर करके, ठीक है। आप इसको लास्ट से भी शुरू कर सकते हो कि माय वाइफ्स डॉटर, आप खुद सोचो आपकी शादी हुई है, आपकी वाइफ की डॉटर यानी आपकी डॉटर, उनकी मदर मतलब आपकी वाइफ, और उनकी मदर इन लॉ, आपकी वाइफ की मदर इन लॉ, आपकी तो मम्मी हुई ना, आपकी बीवी की सासू माँ आपकी तो मदर ही होंगी। आपकी मदर और आकांक्षा की मदर एक ही पर्सन है, तो आप और आकांक्षा भाई बहन है, ठीक है। ये था ओरल तरीका। अब इसका चार्ट अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आपको सोचनी पड़ेंगी कि एक आकांक्षा की फोटो को देखते हुए राजीव जी ये बात बोल रहे हैं कि इनकी कोई डॉटर है, आकांक्षा की डॉटर है, ठीक है। अब ये पूरा लिखने में टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, आप डायरेक्ट करोगे तो अच्छा रहेगा कि आकांक्षा बस उनकी डॉटर, इनके फादर, ठीक है, कोई एक पर्सन है, ठीक है, कि वाइफ यानी आकांक्षा मदर, ठीक है, तो ये पर्सन आ गया। इज माई वाइफ्स, अब मैं ये अलग बना रहा हूं, ठीक है, कि राजीव क्या कह रहा है, माई वाइफ्स डॉटर, ठीक है, तो यानी ये राजीव की डॉटर हुई, मदर्स मदर इन लॉ, तो ये मेरी मदर आ गई। अब ये मदर और ये मदर दोनों सेम पर्सन है, ये सेम पर्सन है, मतलब ये वाला चार्ट इधर राजीव और ये उनकी वाइफ, ये सब इधर जुड़ जाएगा। आकांक्षा और राजीव आपस में भाई बहन होंगे, और क्योंकि हमें राजीव का रिलेशन पूछा है तो हम यहाँ से रिलेट कर लेंगे कि वो उनके भाई होते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो सवाल नंबर 16 आज का आपका होमवर्क सवाल। मेरे ख्याल से आज हमने 8-10 काफी अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हैं। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, कमेंट में आंसर जरूर छोड़िएगा, मैं लुक फॉरवर्ड करूंगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिए, है ना। कमेंट्स में बिल्कुल बताएं कैसा आपका फीडबैक है, और हम ऐसे और एनर्जेटिक सेशंस के साथ मिलेंगे। हम एक और इसका प्रैक्टिस सेशन करेंगे जहाँ कोशिश करेंगे कि हम और सारे क्वेश्चंस कर पाए और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।